हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, जिला जांजगीर चांपा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आज का व्याख्यान एम.कॉम 4 सेमेस्टर इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय विपणन की 5वीं इकाई कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्रता पश्चात भारत की वाणिज्यिक नीति पर है। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की निर्यात आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य योजनाबद्ध विकास, तीव्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था। स्वतंत्रता पश्चात अवधि की विदेशी व्यापार नीति को संक्षिप्त में निम्न अवस्थाओं में बांटकर समझा जा सकता है। नंबर 1, 1991 से लेकर 1961 तक की प्रारंभिक अवस्था में भारत शासन द्वारा अपनाई गई विदेशी व्यापार नीति। 1991 से प्रारंभ हुए नियोजित विकास के 4 दशकों में भारत सरकार द्वारा कठोर संरक्षणात्मक नीति का पालन किया। बहुत सारी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तथा बहुत सी वस्तुओं के आयात पर कोटा या मात्रात्मक सीमाएं लगा दी गईं। ऐसी वस्तुओं का एक वर्ष में निर्धारित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता था। आयात शुल्क की दरें बहुत ऊंची थीं। निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था की गई थी तथा विदेशी विनिमय के विषय में कठोर नियंत्रण अपनाए गए। विदेशी निर्यातकों द्वारा भारत में माल निर्यात करने पर भारतीय सामग्री का निर्धारित मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक था तथा कुछ प्रतिशत निर्यात करने की शर्त होती थी। इसी अवधि में सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान करने के साथ ही निर्यात आयात संबंधी निर्णय लेने, तटकर के प्रभावों को जानने के लिए तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थायी तटकर आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1952 में की। आयोग ने अपने जीवन काल 1952 से 1967 तक में 184 संरक्षण संबंधी तथा 71 जांच संबंधी मामलों पर विचार किया तथा 17 उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवधि में अपनाई गई कठोर संरक्षणवादी नीति के कारण भारतीय निर्माताओं की उत्पादक कुशलता एवं निर्यात क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय निर्माता विदेशों से कच्चा माल अर्थात कल पुर्जे तक मंगवाने से वंचित रहे। संरक्षणवादी व्यापार नीति ने भारत के निर्यातों एवं आर्थिक विकास पर बहुत क्षतिपूर्ण प्रभाव डाला। द्वितीय अवस्था 1961 से 1991 तक की कही जा सकती है, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिबंध का युग भी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा इस समय अवधि में आयातों पर और कड़े प्रतिबंध लगाए तथा निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए बहुत से कदम उठाए। सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया कि विदेशी माल के स्थान पर स्वदेशी अर्थात घरेलू उत्पादों का अधिक प्रयोग किया जाए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए संस्थात्मक ढांचे में सुधार लाया गया तथा आयात शुल्क वापसी एवं उत्पादन शुल्क के लौटाने जैसे वित्तीय छूटें दी गईं। इसके अतिरिक्त निर्यात को आयकर में कई छूटें दी गईं। बहुत सी निर्मित एवं संसाधित वस्तुओं के निर्यात के बदले कुछ माल आयात करने की भी अनुमति भी इस समय अवधि में दी गई। इसी समय अवधि में तटकर आयोग के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 1967 में डॉक्टर V.K.R. वी राव की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई जिसने लागत में कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता के साथ ही निर्यात उद्योगों की जांच अथवा संरक्षण से वंचित मामलों की जांच के साथ ही आयोग का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत करने की सिफारिश की। 80 के दशक में निर्यात बढ़ाने के लिए शासन द्वारा कई कदम उठाए गए। निर्यात के लिए वस्तुएं निर्मित करने वाले उद्योग धंधों को आयात नीति में रियायत दी गई। निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई। 100% निर्यात इकाइयों की स्थापना की गई तथा उन्हें आयकर से छूट दी गई तथा निर्यात सहायता एवं प्रेरक नियमों को सरल बनाया गया। सन 1991 में आर्थिक सुधार किए गए। 1991 से भारत ने एक नई खुली व्यापार नीति का पालन करना आरंभ किया, जिसमें विदेशियों द्वारा भारत में निवेश करने एवं भारत से बाहर से माल आयात करने पर बहुत सी छूट दी गई। इस खुली व्यापार नीति की मुख्य विशेषता लाइसेंसिंग, मात्रात्मक प्रतिबंधों एवं अन्य नियमात्मक प्रतिबंधों को हटाकर आयात प्रक्रिया को सरल बनाया गया। आयात शुल्क कम लगाए गए। आयात निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। विनिमय दर को बाजार परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता भी दी गई। 1991 की नवीन आर्थिक सुधारों के बाद 31 मार्च 1992 को निर्यात आयात नीति घोषित की गई। इसकी अवधि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक की 5 वर्ष की अवधि रखी गई। इस व्यापार नीति में उदारीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस नीति में प्रतिबंधों को कम कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आयातों की नकारात्मक सूची को 2 भागों में बांटा गया, निषेधात्मक मदें एवं प्रतिबंधात्मक मदें। इसी प्रकार निर्यात को नकारात्मक सूची में को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 निषेधात्मक सूची और नंबर 2 जिनका निर्यात लाइसेंस से ही संभव है। इसी प्रकार इस नीति में विदेशी व्यापार को काफ़ी सीमा तक मुक्त एवं स्वतंत्र कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आयात की सुरक्षित मदें 8 रखी गई। नई नीति में अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयातों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं मुक्त व्यापार एवं निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को अधिक सुविधाएं प्रदान की गई। निर्यात घरानों, ट्रेडिंग व स्टार ट्रेडिंग घरानों को अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत 100 प्रमाणन की इजाज़त दी गई। नई नीति के अंतर्गत कुछ निर्यातकों को विशेष आयात लाइसेंस दिए गए। जिन मदों का निर्यात सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा किया जाना है उनकी संख्या 10 रही। वे मदें जिनका निर्यात लाइसेंस के बिना किया जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, ऐसी 46 मदें इस नीति में रखी गई। अब हम पढ़ते हैं 1997 से 2002 के लिए अपनाई गई निर्यात आयात नीति। मोर्चा सरकार के वाणिज्य मंत्री वीवी रमैया ने 31 मार्च 1997 को 5 वर्ष के लिए नई निर्यात आयात नीति की घोषणा की। यह नीति 1 अप्रैल 1997 से लागू हो गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस नीति में प्रक्रियागत जटिलताओं में कमी की गई। अक्टूबर 1997 में सरकार ने विदेशों से सोना व चांदी का अप्रतिबंधित आयात करने के लिए 11 अन्य एजेंसियों को अधिकार दिए गए।
स्वर्ण आभूषणों के निर्यात हेतु सोने का स्टॉक करने के लिए अधिकृत एजेंसियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई। सॉफ्टवेयर उद्योगों को निर्यात हेतु समंक संप्रेषण नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति इस प्रदान की गई। नए बाजारों की खोज के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। शुल्क रहित लाइसेंस की वैधता 12 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया। कृषिगत निर्यात को प्रोत्साहन हेतु ट्रेडिंग हाउस स्टार हाउस की पात्रता हेतु कृषिगत निर्यात को दोहरा भारांश दिया गया। शून्य आयात शुल्क वाली पूंजीगत सामान की निर्यात संवर्धन योजना का लाभ इस अवधि में सेवा क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया गया। पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना के अंतर्गत आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया। पासबुक प्रणाली में संशोधन करते हुए नई शुल्क अधिकार पासबुक की शुरुआत की गई। मूल्य आधारित अग्रिम प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। प्रतिबंधित सूची में शामिल 542 वस्तुओं को आयात में उदारीकरण किया गया। निर्यात आयात नीति 2002 से 2007। 31 मार्च 2002 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन ने आगामी 5 वर्षों के लिए निर्यात आयात नीति की घोषणा की। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को मूर्त रूप देने के लिए इस नीति में निर्यात के रास्ते की अनेक बाधाओं को समाप्त किया गया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार रहीं। इस नीति में निर्यात व्यापार में व्यापक मंदी से उबरने के लिए निर्यात वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया। कुछ संवेदनशील वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा इस नीति में की गई। निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं जैसे शुल्क पात्रता पासबुक, अग्रिम लाइसेंस, पूंजीगत सामान पर निर्यात प्रोत्साहन इत्यादि पर न केवल जारी रहने बल्कि इन्हें बेहतर बनाया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय बैंक की समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी गई। इस नीति में विशेष आर्थिक क्षेत्र को विभिन्न रियायतें प्रदान की गईं। आयकर से रियायत दी गई। कृषि उत्पादों का निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए परिवहन सहायता की घोषणा इस नीति में की गई। इस नीति में औद्योगिक समूहों द्वारा निर्यात व्यापार के लिए दिए जा रहे योगदान को स्वीकार किया गया। निर्यात आयात नीति 2002-2007 में रत्न आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ और सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की अच्छी पहचान करने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए विशेष पैकेज इस क्षेत्र को घोषित किया गया। इस निर्यात आयात नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा किए जा रहे निर्यातों पर भी ध्यान देने की बात कही गई। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि नई निर्यात आयात नीति 2002 से 7 में भारत के विदेशी व्यापार के संवर्धन हेतु विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए। यह नीति व्यापार क्षेत्र में प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों से मुक्त वातावरण निर्मित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009। सन 2004 से 9 व्यापार नीति की घोषणा 7 अप्रैल 2006 को की गई। इसके पहले अप्रैल 2006 से लागू किया गया। सन 2002 से 7 की निर्यात आयात नीति भी इसी में शामिल थी। इस नीति के 2 उद्देश्य थे। नंबर 1, अगले 5 वर्षों के भीतर विश्व वस्तुओं के व्यापार में भारत के प्रतिशत को दोगुना करना एवं विदेशी व्यापार को भारत की आर्थिक प्रगति का माध्यम बनाना। विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 तक की प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं। कोई भी व्यक्ति आयात निर्यातक कोड नंबर प्राप्त किए बिना आयात व निर्यात नहीं कर सकेगा। निर्यात किए जाने वाले माल का निर्विघ्न प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस व्यापार नीति में यह प्रावधान किया गया
कि निर्यात के लिए माल के किसी भी प्रेषण पर कोई भी केंद्र या प्रांतीय सरकार किसी भी प्रकार या किसी भी कारण से रोक न लगाए, ना ही उसमें विलंब उत्पन्न करे। विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत इकाइयाँ सेवा कर से मुक्त होंगी। निर्यात बढ़ाने के लिए प्रांतों को अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सेवा क्षेत्र में सही निर्देशन, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने के लिए पृथक से एक सेवा निर्यात परिषद स्थापित की जाएगी। यह परिषद सेवाओं को विदेशों में निर्यात करने के अवसरों को ढूंढेगी। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग परियोजना चालू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, डेयरी व मुर्गी पालन उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देना था। पूंजीगत उत्पाद की आयात प्रोत्साहन योजना अपनाई गई। मणकों एवं आभूषणों के निर्यात के लिए विशेष रियायतें प्रदान की गईं। इस योजना काल में विदेशी व्यापार नीति 2009-2014। भारत सरकार ने 2009 से 2014 की 5 वर्ष की अवधि के लिए विदेशी व्यापार नीति की घोषणा 27 अगस्त 2009 को की। विदेशी व्यापार नीति 2009 व 14 के मुख्य लक्षण एवं लाभ इस प्रकार हैं। इस व्यापार नीति में वर्ष 2014 तक देश का निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं मार्च 2011 तक निर्यात को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए निर्यात की वृद्धि दर 25% करना तय किया गया। भारत को आभूषणों के निर्यात शुल्क के भार को समाप्त करने के लिए निर्यात किए गए माल पर शुल्क वापस करने की सुविधा दी गई। गलने सड़ने वाले कृषि उत्पादों के व्यवहारों पर खर्चा कम करने के लिए एक खिड़की पर सब कुछ काम को पूरा करने की सुविधा इस योजना में प्रदान की गई। इस प्रकार इस नीति में पुरानी चली आ रही नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ, अप्रत्यक्ष करों को लौटाना अर्थात निर्यातक को वापस कर देना एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020। 1 अप्रैल 2015 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार निर्मला सीतारमण ने विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 की घोषणा की। इस नवीन व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस नई पंचवर्षीय विदेशी व्यापार नीति में वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन करने और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन को नई गति प्रदान करने की रूपरेखा का जिक्र किया। इस नीति में विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही साथ इस व्यापार नीति में कारोबार करने को आसान बनाने पर बल दिया गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनियन एवं निर्यात गृहों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस व्यापार नीति के तहत किए गए कार्यों की मदद से वर्ष 2020 तक देश के निर्यात को $900 अरब के सालाना स्तर पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही साथ विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5% तक हो जाएगी, यह तय किया गया। कारोबारी दशाएं आसान करने के लिए अधिकांश आवेदन एवं अंतर मंत्रालयिक कार्यवाही को 24x7 घंटे ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गई, अर्थात 24 घंटे 7 दिन। इस प्रकार नई व्यापार नीति में जो गुण हैं वो इस प्रकार है। इस नीति का आयात निर्यात का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह नीति आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देगी। यह व्यापार नीति रोजगार प्रेरक है। नए बाजार में निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योग और हस्तकला क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है। आयात निर्यात व्यापार से संबंधित कार्यवाहियों को सरलीकृत किया गया है।
थैंक यू।